बांग्लादेश की सैन्य आधुनिकीकरण और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत विरोधी संभावित गठबंधन का गहन रणनीतिक मूल्यांकन। दक्षिण एशिया का इतिहास हमेशा भूगोल से आकार लिया गया है, विचारधारा से नहीं। पहाड़, नदियां, संकीर्ण गलियारों और तटरेखाएं आधुनिक हथियारों के अस्तित्व से बहुत पहले से ही सैन्य योजना को निर्धारित करती रही है। इस क्षेत्र में कई भौगोलिक विशेषताएं हैं, लेकिन किसी का रणनीतिक महत्व सिलीगुड़ी कॉरिडोर जितना नहीं है। यह पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भारत से शारीरिक रूप से जोड़ता है। ये कॉरिडोर प्रतीकात्मक नहीं है, ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये भौतिक वास्तविकता है। भारत के मुख्य भूभाग और उत्तर पूर्व के बीच हर सैनिक, ईंधन टैंकर, गोला बारूद ट्रेन, खाद्य आपूर्ति वाहन, पावर केबल, संचार लाइन और नागरिक आवाजाही को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह कॉरिडोर दशकों से भारत की रणनीतिक योजना का केंद्र रहा है, चाहे किसी भी समय कौन सी सरकार सत्ता में हो या क्षेत्रीय कूटनीति कैसी भी दिखे। जब बांग्लादेश की सैन्य क्षमता अपने दीर्घकालीन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत बढ़ रही है और उसके चीन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध गहरे हो रहे हैं, तो इस कॉरिडोर के आसपास का रणनीतिक वातावरण भी बदलने लगा है। यह बदलाव युद्ध की अनिवार्यता के कारण नहीं, बल्कि सक्षम क्षमता के कारण, रणनीतिक गणना में परिवर्तन के कारण है। सभी चीजों को आकार देने वाला रणनीतिक भूगोल सिलीगुड़ी कॉरिडोर संकीर्ण है, लेकिन खाली नहीं है। इसमें घने नागरिक बस्तियां, दशकों में बने परिवहन ढांचे, सैन्य आपूर्ति डिपो, रेल यार्ड, ईंधन भंडारण सुविधाएं और हवाई अड्डे हैं, जो हवाई मार्ग से केवल कुछ मिनटों में पहुंचने योग्य हैं। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। दक्षिण में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और सिक्किम से आगे चीन। यह परिस्थिति बनाती है जिसमें वायु क्षेत्र, रडार कवरेज और प्रतिक्रिया समय केवल सैनिक संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कॉरिडोर को विस्तारित नहीं किया जा सकता, भारत की रणनीति कभी भी सिर्फ कॉरिडोर की रक्षा पर आधारित नहीं रही। इसके बजाय भारत की सैन्य नीति पूरे पूर्वी क्षेत्र को एक एकीकृत युद्ध क्षेत्र के रूप में देखती है, जहां किसी भी खतरे, चाहे वह कहीं से भी उत्पन्न हुआ हो, को कॉरिडोर तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर दिया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण समझाता है कि क्यों भारतीय हवाई अड्डे, वायु रक्षा इकाइयां और रसद केंद्र कॉरिडोर की सीमा से काफी दूर स्थित हैं। बांग्लादेश की सैन्य विकास यात्रा आंतरिक सुरक्षा से क्षेत्रीय क्षमता तक, स्वतंत्रता के बाद के अधिकांश समय में बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाएं मुख्य रूप से आंतरिक स्थिरता, सीमा प्रबंधन और यूएन शांति सेना मिशनों में भागीदारी के लिए संरचित थीं। भारी युद्ध क्षमता, उन्नत वायु रक्षा और संयुक्त ऑपरेशंस प्राथमिक चिंता नहीं थी। यह वास्तविकता 2009 के बाद बदलने लगी। फोर्सेस गोल 2030 की घोषणा एक निर्णायक मोड़ थी। बांग्लादेश ने समझा कि आर्थिक विकास, समुद्री ऊर्जा हित और क्षेत्रीय अनिश्चितता के चलते उसे एक ऐसी सैन्य शक्ति की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा कर सके। अगले 15 वर्षों में बांग्लादेश ने अपनी सेनाओं को धीरे धीरे बदल दिया। सेना ने पुराने उपकरणों को आधुनिक बख्तरबंद वाहन, डिजिटल संचार और उन्नत तोपखाने प्रणालियों से बदलना शुरू किया। नौसेना ने नदी और तटीय गश्ती से फ्रिगेट्स, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों और बंगाल की खाड़ी में रडार कवरेज की ओर कदम बढ़ाया। वायुसेना ने पुराने इंटरसेप्शन मिशनों से हटकर आधुनिक बहुभूमिका क्षमता, उन्नत रडार नेटवर्क और मानव रहित प्रणालियों को अपनाया। यह परिवर्तन स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, यह बाहरी साझेदारों, मुख्य रूप से चीन, तुर्की और पाकिस्तान के सहयोग से संभव हुआ। चीन, तुर्की और पाकिस्तान की संयुक्त भूमिका चीन बांग्लादेश के आधुनिकीकरण प्रयास की रीढ़ बन गया। उसने लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज, रडार प्रणाली, मिसाइलें, बख्तरबंद प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की। इससे भी महत्वपूर्ण, चीन ने बांग्लादेश को आधुनिक हथियार बनाए रखने के लिए संस्थागत आधार, लॉजिस्टिक चयन, रखरखाव सुविधाएं और तकनीकी शिक्षा प्रदान की। चीन की रणनीति यह थी कि बांग्लादेश को सैन्य रूप से मजबूत करके वह बंगाल की खाड़ी में अपनी प्रभावी उपस्थिति बढ़ा सके
और भारत की पूर्वी दक्षिण एशिया में अप्रतिस्पर्धी प्रभुत्व को संतुलित कर सके। तुर्की ने बाद में प्रवेश किया, लेकिन आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को दर्शाती तकनीकें प्रदान कीं। तुर्की के ड्रोन, युद्ध क्षेत्र सेंसर, कमांड सॉफ्टवेयर और मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली ने बांग्लादेश को पारंपरिक वायु शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहे बिना तकनीकी छलांग लगाने का अवसर दिया। इन प्रणालियों ने लगातार निगरानी, वास्तविक समय में खुफिया साझा करना और सटीक हमले की क्षमता प्रदान की, क्षमताएं जो बांग्लादेश के पास पहले नहीं थीं। पाकिस्तान की भागीदारी शांत रही, लेकिन महत्वपूर्ण थी। उसने सैद्धांतिक ज्ञान, अधिकारी प्रशिक्षण, ड्रोन संचालन का अनुभव और आधुनिक वायु रक्षा एकीकरण के दृष्टिकोण प्रदान किए। तीनों ने मिलकर सैन्य गठबंधन नहीं बनाया, लेकिन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र अवश्य स्थापित किया। चीन ने संरचना प्रदान की, तुर्की ने तकनीक प्रदान की, पाकिस्तान ने अनुभव प्रदान किया। यदि बांग्लादेश इन क्षमताओं को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, यदि बांग्लादेश भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण सैन्य रुख अपनाता है, तो संघर्ष का स्वरूप पारंपरिक युद्धों जैसा नहीं होगा। सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैनिक आक्रमण असंभव है। भूगोल इसे अनुमति नहीं देता। इसके बजाय दबाव बहुक्षेत्रीय युद्ध के माध्यम से लागू होगा। पहला क्षेत्र, खुफिया और निगरानी। ड्रोन और रडार प्रणाली भारतीय सैनिकों की गतिविधियों, हवाई अड्डों और रसद के पैटर्न पर नजर रखेंगे। चीनी उपग्रह डेटा की मदद से स्थिति का व्यापक ज्ञान हासिल होगा। दूसरा क्षेत्र, वायु क्षेत्र का नियंत्रण। बांग्लादेश भारत को उसकी पूर्वी सीमाओं के पास स्वतंत्र आंदोलन से रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और सीमित हवाई संचालन का उपयोग करेगा। तीसरा क्षेत्र, ड्रोन युद्ध। सशस्त्र ड्रोन बुनियादी ढांचे, रडार स्टेशन, रसद डिपो और परिवहन मार्गों पर लगातार कम लागत वाले हमले कर सकते हैं, न कि स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए, बल्कि संचालन को धीमा करने और अनिश्चितता पैदा करने के लिए। चौथा क्षेत्र, सामुद्रिक दबाव। बांग्लादेश की नौसेना चीनी जहाजों और पनडुब्बियों के साथ काम करते हुए बंगाल की खाड़ी में भारतीय गतिविधियों को चुनौती दे सकती है, जबकि बाहरी साझेदार खुफिया और रसद समर्थन प्रदान करेंगे। अंतिम उद्देश्य सैन्य विजय नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव होगा। मूल प्रश्न, क्या भारत अपनी रक्षा कर सकता है? हां, लेकिन आसानी से नहीं। भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा गहराई पर आधारित है, निकटता पर नहीं। भारत के पास विश्व की सबसे परतदार वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जिसमें शामिल है लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की मिसाइल, छोटी दूरी के इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैन्य उपग्रह कोई भी विमान या ड्रोन संवेदनशील क्षेत्रों के पास आने से पहले ही पकड़ में आ जाएगा। भारत के पूर्वी हवाई अड्डों में तैनात लड़ाकू विमान कॉरिडोर क्षेत्र तक मिनटों में पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के विपरीत भारत के पास कई एवाक्स प्लेटफॉर्म हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक वास्तविक समय युद्ध प्रबंधन की अनुमति देते हैं। भारत के पास अत्यधिक पुनरावृत्ति क्षमता भी है, केवल एक सड़क, रेल मार्ग या ईंधन मार्ग नहीं है। दशकों में वैकल्पिक गलियारों, सुरंगों, एयरलिफ्ट क्षमता और अग्रिम भंडार विकसित किए गए हैं, ताकि किसी भी बाधा से क्षेत्र अलग न हो सके। समुद्र में भारत का लाभ व्यापक है। भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में प्रभुत्व रखती है। किसी भी शत्रुतापूर्ण स्थिति में बांग्लादेश की समुद्री आपूर्ति मार्गों पर तुरंत दबाव पड़ेगा। चूंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर है, लंबी नौसैनिक बाधा गंभीर राष्ट्रीय परिणाम पैदा करेगी। भले ही चीन हथियार प्रदान करे, वह युद्धकालीन ईंधन, भोजन, पुर्जे और आर्थिक स्थिरता को अनिश्चितकाल तक नहीं प्रदान कर सकता। संघर्ष की कालक्रमिक छवि, प्रारंभिक दिन, निगरानी, ड्रोन गतिविधि, साइबर हस्तक्षेप और वायु क्षेत्र जांच। पहले सप्ताह के भीतर भारतीय वायु श्रेष्ठता संभवतः अपने उच्च संख्या, सेंसर कवरेज और संचालन गहराई के कारण स्थापित हो जाएगी। संघर्ष लंबा होने पर आर्थिक असंतुलन निर्णायक हो जाएगा। भारत लंबी अवधि तक संचालन कर सकता है, बांग्लादेश नहीं। चीन कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक विचलन पैदा कर सकता है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप से बड़ी वृद्धि का जोखिम होगा। ऐसा बीजिंग केवल अपने मूल हितों के खतरे में आने पर करता है। पाकिस्तान की भूमिका अप्रत्यक्ष रहेगी।
भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलना स्वयं पाकिस्तान को गंभीर प्रतिशोध के खतरे में डाल देगा। रणनीतिक वास्तविकता, चीन, तुर्की और पाकिस्तान से हथियार और समर्थन होने के बावजूद बांग्लादेश के पास भारत को हराने या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए आवश्यक एकीकृत सैन्य प्रणाली नहीं है। फिर भी यह स्थिति संकटपूर्ण होगी, भारत के संसाधनों पर दबाव डालेगी, सतत सतर्कता की आवश्यकता होगी, कई मोर्चों पर संघर्ष वृद्धि का खतरा बढ़ेगा। आधुनिक युद्ध केवल बहादुरी या संख्या से नहीं, बल्कि नेटवर्क, धैर्य और राष्ट्रीय क्षमता से तय होते हैं। इन तीनों में भारत का लाभ निर्णायक है। अंतिम रणनीतिक मूल्यांकन: यदि बांग्लादेश बाहरी हथियार समर्थन के साथ भारत के खिलाफ सैन्य रूप से कार्य करता है, भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा कर सकता है। भारत वायु और नौसैनिक प्रभुत्व बनाए रख सकता है। भारत ड्रोन युद्ध का मुकाबला और अवशोषण कर सकता है। भारत लंबी अवधि के संघर्ष को संभाल सकता है। लागत उच्च होगी, दबाव गंभीर होगा, लेकिन रणनीतिक संतुलन भारत के पक्ष में रहेगा।